गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। साउंड आ रही है प्रॉपर? यस मैम। तो चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं पहले। और देखिए, अभी तक आपको ये बता दिया गया था कि पाचन तंत्र क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे आहार नाल है, पाचक ग्रंथियां हैं। तो हम बात कर रहे थे आहार नाल के जो भाग हैं या आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंगों को सम्मिलित किया गया है। और अभी तक बात हो गई थी मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली। प्रमोद कुमार, आप अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। जिसमें मुख्य रूप से क्या देखा जाता है, क्रमाकुंचन गतियां या आप कह सकते हैं तरंग गति देखी जाती है, जिसके माध्यम से जो भोजन निगलने के बाद जो भोजन अंदर आ गया है उसको आमाशय की ओर भेजना, यह इसका कार्य है। और इसके जो भी ग्रास नली है उसमें पाचन की जो क्रिया होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ना तो इसमें से कोई एंजाइम सीक्रेट हो रहा है ना ही कुछ। तो पाचन की क्रिया ग्रास नली में तो बिल्कुल भी नहीं होती, थोड़ी सी होती है मुख में, बाकी का कुछ आमाशय में, और बाकी जो शेष बचा हुआ है वो होती है छोटी आंत जो होती है उसमें। अब नेक्स्ट जैसे ये बात आती है कि जो भोजन है वो ग्रसनी से, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में लगभग कितनी देर में पहुंच जाता है। तो ये बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कहीं 3 सेकंड दिया हुआ है, कहीं 7 सेकंड दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि लगभग 3 सेकंड से लेकर 7 सेकंड का समय लगता है भोजन ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में से होता हुआ आमाशय में जाने में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आमाशय। तो आमाशय क्या है, एक यू आकार का एक थैली की जैसी संरचना है, और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, और जो चौड़ाई है वो लगभग 10 सेंटीमीटर है। और जो मनुष्य है उसमें जो आमाशय है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, और कुछ अन्य जो जीवधारी होते हैं किसी किसी में ये 4 भागों में भी डिवाइड है। हम बात करेंगे मनुष्य की। तो मनुष्य में डिवाइड है, कौन कौन से हैं वो भाग, कार्डियक, फंडिक या बॉडी, और पाइलोरिक। ये इसके 3 मुख्य भाग हैं। और जो इसके ये तीनों मुख्य भाग होते हैं उनमें से जो कार्डियक होता है वो ये वाला भाग है, और बीच का जो आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है ये सबसे बड़ा है। मध्य भाग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसको कहा जाता है कॉर्पस या बॉडी। और जो अंतिम भाग होता है ये वाला, इसको कहा जाता है पाइलोरिक। ये तो है इसके 3 भाग। अब मेन ये है कि जहां पर ग्रास नली और आमाशय जहां पर जुड़ते हैं वहां पर, जैसे आप जान सकते हैं कि ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ऊपर वाली जो संरचना है वहां पे ग्रास नली जो है वो आके जुड़ती है आमाशय में। वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, आप कह सकते हैं कि कपाट नुमा या एक वॉल्व के जैसी एक संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक वॉल्व, क्योंकि वो ग्रास नली है उसका अंतिम भाग है और जो आमाशय है उसका प्रथम भाग से वो जुड़ा हुआ है। अब ये जो वॉल्व है या ये कपाट के जैसी जो संरचना है, इसका कार्य ये होता है कि जो भी खाना ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में आ गया है वो वापस ग्रास नली में ना जाए। तो ये क्या करती है, जैसे ही खाना आता है खुल जाती है, फिर बाद में खाना वापस ना जाए ग्रास नली में। तो वो आप समझ सकते हैं एक कपाट की जैसी संरचना है कि जिससे कि खाना वापस ग्रास नली में ना जा पाए। इसी प्रकार से जो अंतिम सिरा जो इसका ये वाला होता है, ये क्या है कि एक कौन सा वाला भाग है, पाइलोरिक। और इसके बाद में क्या स्टार्ट होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में आंत का जो पहला भाग है जिसको कहा जाता है ग्रहणी या ड्यूडेनम। तो जहां पर आमाशय का अंतिम भाग, पाइलोरिक और ग्रहणी का प्रथम भाग, ड्यूडेनम आपस में जुड़ते हैं, वहां पर भी एक कपाट की जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर या आप कह सकते हैं पाइलोरिक वॉल्व है। काम इसका वही है कि खाना है वो आमाशय से छोटी आंत में तो जाएगा, बट छोटी आंत से वापस आमाशय में नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्रमाकुंचन की जो गतियां होती हैं वो उल्टी तरफ होने लग जाती हैं, जिनको कहा जाता है पेरिस्टालसिस, है ना। तो क्या होता है कि जो खाना आमाशय में आ गया है वो वापस से तीव्र संकुचन के कारण ग्रास नली से होता हुआ
मुंह से बाहर निकल आता है, जिसे वॉमिटिंग कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो क्रमांकुंचन की गतियां हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरे इरिटेशन भी हो सकते हैं। अब मेन ये है आमाशय के द्वारा एक जूस सीक्रेट किया जाता है जिसे कहा जाता है जठर रस। और जो जठर रस होता है उसका जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक। आप कह सकते हैं 1.5 से लेकर 2.5 तक उसका पीएच माना गया है। तो खूब सारा एसिडिक है। एसिडिक इसलिए है क्योंकि उसमें HCl की थोड़ी सी मात्रा पाई जा रही है, इसलिए वो एसिडिक है। अब इसमें भी ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। उसमें 2-3 चीजें भी याद रखनी है। एक तो बॉल्व नुमा जो संरचनाएं पाई जा रही हैं वो कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, कितने भाग हैं, और जो भाग हैं उनसे किससे क्या सीक्रेट हो रहा है। तो क्या सीक्रेट किससे होता है इसकी चर्चा थोड़ी सी अगली वाली स्लाइडों में करेंगे जब इसकी कार्यकी को देखेंगे। अब बात कर लेते हैं ये जो छोटी आंत है, 1 मिनट। ठीक है। अब बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत वाली जो संरचना होती है आप उसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो छोटी आंत है वो कैसी है, खोखली है, थोड़ी सी कुंडलित है। कुंडलित का मतलब होता है कॉइलिंग के रूप में पड़ी हुई है। कहाँ? पेट वाला या उदर वाला जो भाग होता है वहां पर हम इसको आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि जो छोटी आंत है वो कहाँ पाई जा रही है। तो अंदर वाला जो एरिया आपको, ये वाला जो एरिया ऐसे कुंडलित कॉइलिंग के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, ये वाली जो संरचनाएं अंदर भरी हुई है, यही क्या है, छोटी आंत है। तो कहने के लिए यही बस ये छोटी आंत है, बट इसकी लंबाई काफी ज्यादा है, चौड़ाई जो इसकी होती है वो कम होती है। हाँ, तो जो छोटी आंत है अगर उसकी बात करेंगे तो वो लगभग 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर के आसपास जो इसकी लंबाई है वो होती है। और उसमें भी जो छोटी आंत है उसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, और जिनको क्या क्या कहा गया है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो जो छोटी आंत है वो कितने भागों में बटी हुई है, 3 भागों में, ग्रहणी, मध्यांत्र या थर्ड वाला है शेषांत्र। ये लास्ट वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बट आप उसको यहाँ देख सकते हैं, पश्च क्षुद्रांत भी कहा जाता है जिसको, जो लास्ट वाला पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो इलियम है उसको शेषांत्र या पश्च क्षुद्रांत भी कहते हैं। अब इसमें ये देखना है कि जो ये जो 3 भाग हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं या क्या क्या है। तो सबसे पहले तो वही है कि जो ग्रहणी का जो फर्स्ट वाला भाग होता है और आमाशय का जो अंतिम भाग होता है, ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बनाते हैं। और काम वही होता है कि जो खाना है उसको वापस आमाशय में नहीं जाने देगा। लंबाई जो होती है छोटी आंत की, अब आ रही है? नहीं आ रही है मैम। अरे, जैसे मान लीजिए बात करते हैं छोटी आंत की लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी है, लगभग 6 मीटर है, और जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब जो इसका फर्स्ट वाला भाग होता है जिसे कहते हैं हम लोग ब्रहडी या ड्यूडेनम, तो ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा भाग है, हल्का सा थोड़ा सा कुंडलित होता है। और इसका जो दूसरा वाला भाग है जिसे कहा गया है जेजुनम या क्षुद्रांत, सॉरी क्या कहते हैं, मध्यांत्र, तो इसकी लंबाई होती है वो होती है 2.5 मीटर के आसपास। और जो अंतिम वाला भाग होता है जिसे कहा जाता है शेषांत्र या इलियम, और ये होती है 3.5 मीटर लंबी एक संरचना है। और जो छोटी आंत है उसके द्वारा आंतरीय रस का स्त्रावण किया जाता है, और जो आंतरीय रस का जो स्त्रावण जो कोशिकाएं करती हैं उसमें मिला जुला रूप है कि ये है क्या है। तो जो छोटी आंत होती है उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट तो होती हैं
जाइमोजेनिक या पेनेथ कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, ये स्त्रावण करती हैं लाइसोजाइम एंजाइम का। और कार्य क्या होता है इसका, बैक्टीरिया को नष्ट करना और उनको मार के खत्म कर देना। दूसरी कोशिकाएं होती हैं एंटीरो एंडोक्राइन, जो क्या कुछ हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिससे कि जो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उनमें संकुचन की क्रिया थोड़ी सी तीव्र होने लग जाए। नेक्स्ट है गॉबलेट सेल या चषक कोशिकाएं, इनके द्वारा म्यूकस का स्त्रावण किया जाता है और इससे क्या होता है कि पूरी जो एपिथेलियम होती है उसकी थोड़ी सी सुरक्षा करती है। और इसको ना पाचन जो पाचक एंजाइम होते हैं उनके प्रभाव से जो आंत की जो भीतरी वाली सतह होती है उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और आपने कभी कभी ऐसे भी देखा होगा कि अगर जैसे अगर आमाशय की बात की जाए तो अगर उसमें HCl की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो लेयर होती है अंदर वाली आमाशय की वो डैमेज हो जाती है। और अगर मान लीजिए वो डैमेज हो गई है तो अल्सर हो सकता है, घाव बन सकता है, खाना खाने पे जलन हो सकती है, क्योंकि जो HCl है उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई है। और नेक्स्ट जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है अवशोषी कोशिकाएं। ये कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा खाना पचने के बाद जो भी परिवर्तित फॉर्म हो गया है उसको अवशोषित करती हैं और कहाँ भेजती हैं, रुधिर में। तो जो आंतरिक रस की जैसे बात हो रही थी तो उसको स्त्रावित करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ब्रूनर की ग्रंथियां। इन कोशिकाओं के द्वारा आंतरिक रस स्त्रावित किया जाता है और जो इसका पीएच होता है वो बेसिक है। आप कह सकते हैं कि जो आंतरिक रस होता है जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है, उसका जो पीएच है वो कितना है, 7.6 से लेकर 8.3, मतलब 7 से ज्यादा है तो हल्का सा कैसा है, बेसिक है। और क्षारीय प्रकृति का है। एक दिन में लगभग 1.5 से लेकर 2 लीटर तक आंतरिक रस स्त्रावित किया जाता है और इसके द्वारा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बड़ी आंत की। तो जो बड़ी आंत है वो कहने में ही बड़ी है बट जो उसकी लंबाई है वो छोटी आंत से भी कम है। तो कितनी लंबी है, लगभग 1.5 मीटर की है। चौड़ाई इसकी है वो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर है। कहाँ पाई जाती है, कि जो उदर वाला भाग है उसी में। आप उसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ इसके अंदर वाला जो एरिया होता है ये वाला, इसमें क्या है, छोटी आंत है। अब जहां से जहां छोटी आंत खत्म हो जाती है और बड़ी आंत जहां प्रारंभ होती है, यहाँ पर एक वॉल्व के जैसी संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है इलियोसिकल वॉल्व। आप कह सकते हैं कि एक कपाटनुमा ही संरचना है, खाना वापस नहीं जाने देगी। और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के जैसी या आप नलिका नुमा एक संरचना कह सकते हैं। मनुष्य सर्वाहारी है तो उसमें इसका कोई कार्य नहीं होता, लेकिन जैसे मान लीजिए जब ये शाकाहारी जीवों में आराम से काम करती है, बट मनुष्य कैसा हो गया है, सर्वाहारी, तो ये अपसेसी अंग के रूप में हो गई है। ऐसे अंग हैं जो पाए तो जाते हैं बट उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। अब जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है उसका होता क्या है कि इसकी जो वाहिनी होती है या इसकी जो नलिका है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि उस वाहिनी में या नलिका में श्लेष्म या म्यूकस का स्टोरेज हो जाता है। और अगर मान लीजिए वहां पर उसका बहुत ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा तो क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा कि उसकी दीवार गलने लग जाएगी, गलेगी, सड़ेगी, वहां पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। और अगर ये सभी क्रियाएं हो रही हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है वो, क्योंकि जो दर्द होगा या जो पेन होगा वो बहुत ज्यादा तीव्र देखा जाता है। तो बाद में ये करते हैं कि बाई ऑपरेशन इसको निकलवा दिया जाता है, क्योंकि अगर एक बार ये संक्रमित हो गई है तो इसके द्वारा से संक्रमित होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप इसको बाई ऑपरेशन निकलवा देते हैं तो कोई हानि नहीं होती, क्योंकि इसका कार्य तो वैसे ही कुछ नहीं था। अब बॉडी से अगर वो बाहर निकल भी जाती है तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब जान लेते हैं ये कि जो बड़ी आंत है उसके 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। जो सीकम वाला भाग होता है वो फर्स्ट है और इसी वाले भाग में क्या पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है जिसको कहा जाता है इलियोसिकल वॉल्व। और इसमें ही क्या पाई जाती है,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो दूसरा भाग होता है जिसको कहते हैं कॉलन या बृहदांत्र, ये लगभग आप कह सकते हैं 1.5 मीटर के आसपास लंबी एक संरचना है, और जो संरचना बनती है वो उल्टे यू के जैसी बन जाती है। तो इस वाले भाग को छोड़ करके बाकी का सभी ये वाले जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ये क्या है, कॉलन वाला एरिया है। और इसमें भी 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं उसको ऐसे देखेंगे कि एक तो ये वाला भाग है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये वाला भाग है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी मतलब ये 4 खंडों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है? असेंडिंग सेगमेंट, आरोही खंड, दूसरा है अनुप्रस्थ खंड, ट्रांसवर्स सेगमेंट, और तीसरा है अवरोही खंड, डिसेंडिंग सेगमेंट, और चौथा है सिग्मोइड सेगमेंट या खंड। जो प्रथम वाला भाग है वो कितना है? लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा है। जो दूसरा वाला भाग है ऊपर वाला, ये लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। तीसरा वाला जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये वाला, ये 25 सेंटीमीटर लंबा है। और जो सबसे लास्ट वाला सिग्मोइड कर्व है, या आप कह सकते हैं खंड है, वो कितना है? लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई पाई जाती है। और खास बात यह है कि संरचना में कुछ स्पेशल प्रकार की गतियां भी पाई जाती हैं, जिसमें कहा जाता है हॉस्ट्रिय मूवमेंट। करती ये है कि जो भी खाना आ रहा है उसको आप कह सकते हैं जैसे पाइप में होके पानी जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे संकुचन के कारण उसको आगे भेज रहे हैं। और जो तीसरा वाला भाग है कॉलन, जिसको रेक्टम या क्या कहा गया है, मलाशय, ये लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है। और इसका जो अंतिम सिरा होता है उसे कहा जाता है एनल कैनाल, और वो होता है लगभग 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर लंबा। और इस पर ही क्या पाई जाती हैं? संकुचक पेशियां, जिनमें संकुचन के कारण शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ जो बने हैं शरीर में, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये तो रही बड़ी आंत। अब बात कर लेते हैं यकृत। जो यकृत है वो क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग भी है। कितना है? लगभग 1.5 किलो इसका जो वजन होता है वो है। और लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा व चौड़ा होता है। और इसका भार जो होता है, जो वेट होता है, वो कितना है? 15 किलो के आसपास का है। कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम के जस्ट नीचे। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो डायफ्राम क्या होता है? एक तंतुपट, एक मांसपेशीय संरचना है जो कहाँ पाई जाती है? जहां पर पसलियां खत्म हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ यहाँ तो क्या पाई जाती हैं? रिब्स पाई जाती हैं ऐसे करके, जिन्हें कहते हैं पसलियां। और जो ये पसलियां होती हैं वो यहाँ के खत्म हो जाती हैं। तो यही पाया जा रहा है आपका लिवर। और कलर जो होता है उसका कैसा है? हल्का सा चॉकलेटी है, कोमल है, परंतु कैसा है? ठोस है। बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है द्विपालित, मतलब इसमें 2 पालियां पाई जा रही हैं। एक ये वाली है, दूसरी ये वाली है। 2 पालियों का मतलब है 2 लोब है, या आप कह सकते हैं 2 कक्षों की जैसी संरचना में डिवाइड है। और उसमें से भी जो लेफ्ट वाली है वो छोटी है, और जो राइट वाली है वो बड़ी है। तो अगर मनुष्य की बात की जाए तो उसका जो लिवर है वो कितने भागों में डिवाइड होता है? 4 भागों में डिवाइड है। और खरगोश इत्यादि में अगर देखा जाए तो वो 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। बट मनुष्य में वो 4 भागों में ही डिवाइड है। जो मनुष्य में 4 भाग होते हैं वो कौन से होते हैं? एक राइट है, दूसरा लेफ्ट है, और नेक्स्ट है क्वाड्रेट और कॉर्डेट। तो क्वाड्रेट है और कॉर्डेट है वो जो राइट वाला भाग होता है, राइट लोब जो होती है उसके भाग होते हैं। और इसके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है? लिवर है तो क्या पाया जाता है लिवर में? पित्ताशय, जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। और लगभग वो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है। और इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है पित्त रस, और जिसका पीएच कितना होता है? 7। आप कह सकते हैं कि
7.6 से लेकर 8.6, तो बेसिक है, 7.5 के आसपास इसका पीएच है। और एक दिन में लगभग 1 लीटर के आसपास इसका सीक्रेशन किया जाता है। और दिखने में कैसा है, हल्का हरा सा है, नीला सा है, क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है वर्णक। जैसे मान लीजिए बिलरुबिन है, बिलबर्डिन है, कुछ प्रोटीन्स भी हैं। ये सभी सीक्रेशन के माध्यम से बाहर निकल के जाती हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें 2 लोब पाई जाती हैं। मनुष्य है उसमें इसके 4 कक्ष पाए जाते हैं। जो दायां वाला लोब होता है वो बड़ा है, बायां वाला जो होता है वो छोटा है। और जो गॉल ब्लैडर होता है जिसको हम कहते हैं पित्ताशय, उसी में कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में वाटर लेवल अगर थोड़ा सा कम रह जाता है, तो जो भी पित्त वर्णक होते हैं, या आप कह सकते हैं कि पित्त रस है ना, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और जो जल है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर ही पित्ताशय के अंदर पित्त का अवक्षेपण हो जाता है। मतलब जो पित्त बना हुआ है वो जमना प्रारंभ हो जाएगा और वही बाद में क्रिस्टल्स के रूप में बन जाता है, जिसे कहा जाता है बाद में पित्त की पित्ताशय पथरी या गोल स्टोन। और इसका गलना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो यकृत है वो कार्य क्या क्या करता है। तो फर्स्ट तो वही है पित्तरस का स्त्रावण। पित्तरस का कहाँ हो गया है, ये तो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। हाँ, तो जो पित्तरस का लगातार स्त्रावण कौन करता है, यकृत करता है। और जो पित्त होता है वो कैसा होता है, हल्का सा हरे रंग का है, क्षारीय तरल है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, साइथिन, सोडियम बाइकार्बोनेट और बिलरुबिन, बिलबर्डिन, ये सभी पाए जाते हैं। खास बात, जो पित्त रस होता है उसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, बट वो फिर भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो भी एसिडिक प्रकृति होती है भोजन की, तो उसको थोड़ा सा नष्ट करके जो खाना है उसको कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है। एसिडिक इसलिए था क्योंकि वो कहाँ से आ रहा था, आमाशय से आया है ना। तो जो यकृत है वो उसका जो सीक्रेशन होगा, सॉरी पित्त रस का जो स्त्रावण होता है वो छोटी आंत में हो रहा है, ना कि आमाशय में। पित्त रस कहाँ जा मतलब पित्त रस पित्ताशय से सीक्रेट होते हुए कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में कैसा भोजन आया है, आमाशय से, जिसमें HCl मिला हुआ है। तो उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। अब पित्त रस और अग्नाशय रस जब उसमें मिल जाते हैं तो उसकी जो प्रकृति हो जाती है वो हो जाती है क्षारीय। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए ये होता है कि जो लिवर है, छोटी आंत में जितना सारा खाना पच गया था और ग्लूकोज या ग्लाइकोजन फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं वो, तो वो कहाँ आते हैं बाद में, छोटी आंत से लिवर में। लिवर में आ जाने के बाद क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं ग्लूकोज है, उसको जो लिवर है वो स्टोरेज करके रख लेता है और एक दूसरे रूप में एक दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करता रहता है। जैसे ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में बदल लेगा, ग्लाइकोजन है तो उसको ग्लूकोज में बदल के उसको स्टोरेज करके, और जैसे शरीर को जिस प्रकार से आवश्यकता होती है वो प्रदान करता रहता है। कार्बोहाइड्रेट का जो संचय है या संग्रह है वो 2 जगह होता है। एक तो होता है लिवर में, दूसरा होता है मांसपेशियों में। तो जो मांसपेशियां जो संग्रह करती हैं वो अपने लिए ही करती हैं, ऑल बॉडी के लिए नहीं। कि जैसे मान लीजिए जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी अगर और कहीं आवश्यकता हो रही है तो मांसपेशियां हैं वो उसको वहां नहीं पहुंचाने वाली हैं, बट जो लिवर होता है उसका जो स्टोरेज है, अगर शरीर में और कहीं आवश्यकता है तो वो उसको प्रवाहित कर देता है। नेक्स्ट है वसा का उपापचय। तो जो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो वसा उपापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब वसा है या जो अन्य लिपिड्स होते हैं तो उनका थोड़ा सा स्टोरेज करके रख लेती हैं ये, और बाद में जब भी जरूरत पड़ती है तो उसको परिवर्तित फॉर्म में बदलकर और शरीर के लिए उपलब्ध करवा देती हैं। नेक्स्ट है यूरिया का संश्लेषण। तो जो यूरिया का निर्माण होता है वो लिवर में ही होता है। ऑर्निथिन एक चक्र होता है, उसके माध्यम से जो अमोनिया होती है उसको परिवर्तित किया जाता है यूरिया में, और बाद में परिवर्तन के बाद उसको कहाँ भेजा जाएगा, किडनी में, वृक्क में। वहां जाने के बाद जो भी यूरिया बना है ब्लड के साथ, जो यूरिया प्रवाहित होके आया है, जो किडनियां होती हैं वो उसको फिल्टर कर लेती हैं, और फिल्टर करने के बाद उसमें से यूरिन
अलग हो जाएगा, बाकी का जो ब्लड है वो शरीर में दोबारा से प्रवाहित होने लग जाता है। और नेक्स्ट है रुधिराणुओं का निर्माण एवं विखंडन। तो जो यकृत है वो आरबीसी और आरबीसी फॉर्मेशन भी करता है। आप कह सकते हैं कि रुधिराणुओं का निर्माण भी करता है। कब? इम्ब्रियो जब भ्रूणी अवस्था पाई जाती है तब। मैच्योर होने के बाद तो हालांकि भ्रूण में ही कर रहा है ये काम ज्यादा। और विखंडन की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि जो रुधिर का जो हीमोग्लोबिन है उसका डिवीजन हो जाता है हीम और ग्लोबिन में। हीम है उसका यूज हो जाता है क्योंकि उसमें आयरन पाया जा रहा है, और जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसको दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करके बाद में फिर से यूज कर लिया जाता है। और रक्त प्रोटीन का संश्लेषण, तो जो रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और ये सभी कहाँ बनती हैं? लिवर में। हालांकि आती भोजन के माध्यम से हम इनको थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, एल्बुमिन है या ग्लोबुलिन है, तो इनको ग्रहण करने के बाद लिवर के द्वारा उनको स्टोरेज भी रखा जाता है और फॉर्म भी बनाया जाता है इसका। नेक्स्ट है हीपेरिन का स्त्रावण। हीपेरिन क्या है? एक प्रतिजामन या एंटीकोगुलेंट है जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने नहीं देता। और इसका स्त्रावण भी कौन करता है? प्रोटीन सॉरी यकृत के द्वारा ही इसका स्त्रावण किया जाता है। यस मैम। तो बात हो रही थी कि जैसे जो स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहा गया है कुफर कोशिकाएं, ये क्या कार्य करती हैं? बैक्टीरिया इत्यादि अगर कोई आ गया है तो उसको मारकर खाकर आराम से नष्ट कर देती है, तो इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन का संश्लेषण। तो जो लीवर होता है उसके द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है और विटामिन डी का भी संश्लेषण किया जाता है। हालांकि मोस्टली जो कार्य होता है वो उसका त्वचा कर लेती है, लेकिन जो यकृत है और जो किडनी है हल्का सा कार्य ये भी करते हैं विटामिन डी संश्लेषण में। और बाकी के जितने सारे अदर विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, बी12, डी, ई और के, इन सभी का संचय भी लीवर के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट है अग्नाशय या पेनक्रियास। तो जो ये होती है वो क्या है? यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और क्या देखने में थोड़ी सी हल्की सी सी की आकृति की है। और कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर आमाशय खत्म होता है। और आप देख सकते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पाया जाता है पेनक्रियाज, जो देखने में कैसा होता है? पत्तीनुमा एक संरचना होती है और इसके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस की जो प्रकृति होती है वो भी कैसी होती है? क्षारीय होती है। और पीएच जो होती है उसकी कितनी है? 7.1 से लेकर 8.2 तक। और इसका जो स्रावण होता है वो कहाँ होगा? छोटी आंत में ही, क्योंकि आमाशय है वो तो ऊपर है और जो नीचे क्या पाया जा रहा है? छोटी आंत है, तो इसका जो स्रावण किया जाता है वो छोटी आंत में ही किया जाता है। और इसका जो वजन होता है वो लगभग 60 से 90 ग्राम का है। और इसका जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो लगभग 3 सेंटीमीटर का है और इसकी लंबाई जो होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इसके ये भाग हैं, एक हेड है, दूसरा बॉडी है, तीसरा टेल है। तो इसमें 3 भाग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो पूरा ऑल ओवर अगर देखा जाए पेनक्रियाज या अग्नाशय, तो उसमें 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है बाह्यस्रावी और दूसरा होता है अंतःस्रावी। तो आप कह सकते हैं एक्सोक्राइन और दूसरा है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है वो अग्नाशय का लगभग 99% भाग बनाता है और इसके द्वारा ही क्या स्रावित किया जाता है? अग्नाशयी रस। और जो दूसरा वाला जो भाग होता है जिसे कहा गया है अंतःस्रावी या एंडोक्राइन, इसके मतलब लगभग 1% भाग है और इसमें पाई जाती हैं
लैंगरहैंस की दीपिकाएं, मतलब स्पेशल टाइप की कोशिकाएं हैं। और इनके जो ये कोशिकाएं होती हैं, इसके माध्यम से क्या स्रावित होता है, हार्मोन्स। और आपने नाम सुना होगा इंसुलिन। तो जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियाज के माध्यम से ही स्रावित हो रहा है। अब जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उसमें चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है अल्फा, बीटा, और नेक्स्ट होती है डेल्टा, और चौथी वाली होती है उनको एफ कोशिका या पीपी कोशिकाएं कहा जाता है। जो अल्फा सेल होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन ग्लूकेगॉन का, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है। और जो इंसुलिन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो रक्त है उसमें शर्करा का जो लेवल है वो कितना रहे, या आप कह सकते हैं कि रक्त शर्करा का जो सांद्रण है वो रुधिर में किस हिसाब से रहे उसके लिए। अगर मान लीजिए इंसुलिन का स्त्रावण बहुत ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो दोनों ही कंडीशन परेशान करती हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हो रहा है तो जो कोशिकाएं हैं वो जो भी रक्त शर्करा है उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। तो कम स्त्रावण हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो क्या होगा, रुधिर में शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए ये सांद्रता थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी तो परेशानी ही होगी, क्योंकि वो बाद में यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। और जो शर्करा का लेवल है रुधिर में वो काफी बढ़ जाता है। और अगर मान लीजिए ये सभी बढ़ेंगे तो क्या होगा कि थकान होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, परेशानियां हैं, और उसको बाद में कहा जाता है डायबिटीज या शुगर। तो डायबिटीज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इंसुलिन। और जो इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। अब जैसे डायबिटीज की अगर बात की जाए तो डायबिटीज में दो प्रकार होते हैं। एक में सांद्रता बढ़ जाती है, एक में सांद्रता कम हो जाती है। दूसरी वाली के लिए हालांकि एक हार्मोन भी होता है वैसोप्रेसिन, वो भी जिम्मेदार है। अब बात कर लेते हैं कि जो अग्नाशय है उसके जो कार्य हैं वो क्या क्या है। तो अभी तक ये बता दिया है कि दो कार्य हैं, एक तो हार्मोन्स का स्त्रावण करना है, दूसरा अग्नाशयी रस का स्त्रावण कर रहा है। और अग्नाशयी रस, अब उसमें ये जानना है कि जो खाना आमाशय से छोटी आंत में आया है उसमें सबसे पहले कौन सा वाला जो रस है वो मिश्रित होता है या मिक्स होता है, आमाशयी रस या आंतरीय रस। तो सबसे पहले आमाशयी रस मिलता है, उसके बाद आंतरीय रस मिलता है जो कि आंत से निकलता है, और अग्नाशयी रस जो कि अग्नाशय से निकलता है। तो पहले अग्नाशयी रस मिलेगा, उसके बाद आंतरीय रस मिलता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो पाचन की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो पाचन की क्रिया का जो आरंभ अगर पूछा जाए कहाँ से आरंभ हो जाती है पाचन की जो क्रिया है वो, तो सीधा सा मुख एवं मुख गुहा से पाचन प्रारंभ हो जाता है। किसका, स्टार्च का। बाकी का अदर चीजें जो होती है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, ये सभी हैं, इनका पाचन प्रारंभ नहीं हो रहा है। लेकिन जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुख गुहा एवं मुख से प्रारंभ हो जाएगा। जो प्रोटीन है उसका पाचन प्रारंभ होता है आमाशय से, कुछ मात्रा आमाशय में पचती है, बाकी का जो कुछ बचा रह जाता है वो छोटी आंत में जाके पचेगा। बाकी के और सारी जितनी सारी चीजें हैं वो सभी छोटी आंत में जाके ही पचेंगी। जो स्टार्च है उसका 5% माउथ में डाइजेस्ट हो रहा है, बाकी का 95% जो बचा हुआ है वो छोटी आंत में जाके पचेगा। तो आपने देखा भी होगा जब आप मान लीजिए खाना खाते हैं तो आपने जो बाइट खाई है, जो भी आपने एक निवाला तोड़ के खाया है, तो उसको आप लगातार चबाते जाएंगे तो वही होता है कि जो टॉयलिन जो लार है उसका जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या कर रहा है, स्टार्च है उसको शर्करा में परिवर्तित कर रहा है, माल्टोज वाली में। तो वो जो खाना आपने खाया है वो स्वाद में मीठा लगने लगेगा। और आयुर्वेद में तो ऐसा माना गया है कि जो अगर आपने एक बाइट खाया है, एक निवाला खाया है, तो उसको लगभग 30 टाइम्स चबाना है, या आपको उसको उसका लुगदी टाइप बनाने के लिए आपको अपने मुंह को लगभग 30 बार चलाना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो खाना ज्यादा अच्छे से पचेगा। अब जो भोजन का जो पाचन हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, मुख गुहा से। और ये बता दिया गया है क्या क्या होता है, टाउलिन है, दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। तो उसका कार्य ये हो जाएगा कि अगर कोई भी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया इत्यादि आ गए हैं तो उसको खाकर खत्म करके आराम से उसको नष्ट कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं आमाशय में। तो
ये पाचन की क्रिया प्रारंभ हो रही है। अभी तक जितनी बात हुई थी वो हुई थी उनकी काल की, या वो किस प्रकार से है। तो सीधा है कि जो आमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो आमाशय में सबसे पहले क्रमाकुंचन गतियां प्रारंभ हो जाती हैं। और जो आमाशय का मेन फंक्शन ये है कि वो जब उसमें खाना नहीं होगा या तो वो आराम से थोड़ी सी संकुचित अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें खाना आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा फैल के बड़ा हो जाएगा। और जो खाना है उसमें लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपने खाना किस प्रकार का खाया है। अगर मान लीजिए आपने लिक्विड फॉर्म में खाया है खाना, तरल अवस्था में, तो वो लगभग 1.5 से 2.5 घंटे के आसपास रुकेगा। और खाना अगर ठोस रूप वाला था तो उसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं वही रहने में। और उसके बाद उसको भेजा जाता है छोटी आंत में, वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसको आगे की ओर भेजते रहते हैं। अब जैसे ही खाना आमाशय में आएगा तो क्रमाकुंचन गतियां प्रारंभ हो जाती हैं। जो क्रमाकुंचन की गतियां प्रारंभ हो रही हैं उसका जो अंतिम भाग होता है जिसको कहा जाता है पाइलोरिक, वहां की तरफ आती हैं, फिर वहां से ऊपर की तरफ जिसे कार्डियक भाग बोला जाता है वहां जाती है। अब उससे क्या होता है कि जो गतियां होती हैं उनसे जो खाना आया है उसमें जठर रस, जो कि आमाशय के द्वारा स्रावित हुआ था, वो आराम से उसमें मिल जाता है। और उसके साथ साथ उसमें जो HCl है वो भी मिल रहा है। और जठर रस है उसका स्रावण जठर ग्रंथियां करती हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी है, लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। और प्रतिदिन में जठर रस है वो 1 से 3 लीटर स्रावित होता है। हल्का सा एसिडिक है, 1.5 से लेकर 2.5 तक उसकी pH है। और जो जठर रस है उसमें 99% जल है, बाकी का 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये दो एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। ये दोनों ही एंजाइम हैं, कहाँ पाए जाते हैं, आमाशय में। और सबसे पहले ये अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ये एक्टिव नहीं होते, बाद में इनको बाद में एक्टिव होते हैं जब इन पे HCl कार्य करना शुरू कर देता है। तो जो पेप्सिनोजन होता है वो बाद में पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रोरेनिन होता है वो रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका कार्य होता है कि जो भी दुग्ध शर्करा होती है, आप कह सकते हैं लैक्टोज शर्करा है, और जो दूध होता है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहा जाता है कैसीन, है ना। तो जो कैसीन वाली प्रोटीन होती है उस पर कार्य करता है और उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने में सहायता कर देता है। और बाद में ये होता है कि माना ये जाता है कि जो आपने, अगर आप दूध पीते हैं तो बाद में उसका कन्वर्जन होता है या वो परिवर्तित होता है दही के रूप में, कुछ इस प्रकार से। तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मनुष्य हैं वो दूध नहीं पी पाते। अगर मान लीजिए वो दूध पीते हैं तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये माना गया है कि जो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जो रेनिन है या प्रो रेनिन है वो सीक्रेट होता है। लेकिन जब बड़े हो जाने के बाद ये कार्य आराम से पेप्सिन ही करता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कि ऐसा माना गया है कि उन मनुष्यों में ये हार्मोन, सॉरी, ये एंजाइम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए वो अच्छे से जो मिल्क होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको परेशानी होती है। अब नेक्स्ट ये है कि जो आमाशय है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक का जो स्रावण करती हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक। और जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं, HCl का स्रावण कर रही हैं। और एक कोशिकाएं होती हैं जाइमोजेनिक या पेप्टिक कोशिकाएं, या आप कह सकते हैं सेंट्रल कोशिकाएं, वो स्रावण करती हैं पेप्सिनोजन का और प्रोरेनिन जो एंजाइम होते हैं उनका। ये थोड़ा याद रखना है आपको। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl का स्रावण करती हैं, जबकि जाइमोजेनिक कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोरेनिन का और पेप्सिनोजन इनका स्रावण करती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रहणी। ये स्लाइड थोड़ा गलत लगा है शायद, हाँ ठीक है। ग्रहणी की अगर बात की जाए तो ग्रहणी क्या है, जो हमारी छोटी आंत है उसका जो प्रथम वाला भाग होता है, सबसे छोटा जो भाग है वही क्या है,
गृहिणी है, आमाशय में जो भोजन बन गया है कौन सा वाला, लुगदी के टाइप का, तो उसको क्या कहा जाता है, कायम, आप उसको कह सकते हैं। ये पूछा जाता है कि आमाशय में जो भोजन लुगदी के रूप में अगर बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कायम। और अगर यही ये पूछा जाए कि अगर ये छोटी आंत की बात करेंगे कि छोटी आंत में भोजन लुगदी के रूप में बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, कायल। ठीक है। अब जो खाना आमाशय से आया है उसमें HCl मिला हुआ है, तो इसीलिए उसकी प्रकृति कैसी है, एसिडिक। अब गृहिणी में वो अगर आ गया है तो कुछ हार्मोन्स उस पर क्रिया कर लेते हैं, बाकी का आंतरिक रस है वो तो क्रिया करेगा ही करेगा। तो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एंटेरोगेस्ट्रॉन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन और एंटेरोकाइनिन। अब इनका कार्य ये होता है कि इनके द्वारा कुछ क्रियाओं को मतलब आप कह सकते हैं कि जो आमाशय है, सॉरी, जो छोटी आंत की जो भित्तियां हैं उनको कार्य करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं उनको निर्देश देते हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एंजाइम्स का सीक्रेशन किया जाए। तो चलिए, गृहिणी में जो भोजन है उसका अगर पाचन हो, सॉरी, उसमें जो आंतरिक रस और आमाशय रस मिल जाते हैं, उसके बाद जो भोजन है वो कहा जाएगा गृहिणी का, सॉरी, छोटी आंत का जो दूसरा वाला भाग है जिसे कहते हैं मध्यांत, और सबसे लास्ट में पाया जाता है शेषांत्र। तो जो शेषांत्र होती है उसी में क्या पाया जा रहा है, माइक्रोविलाई, या आप कह सकते हैं सूक्ष्मांकुर के जैसी कुछ संरचनाएं हैं, जिनके माध्यम से जो खाना पच गया है उसको क्या करेंगी कि अवशोषित, है ना। तो जो माइक्रोविलाई होती है वो कैसी होती है, देखने में फिंगर लाइक, मतलब उंगली के जैसी कुछ संरचनाएं हैं, और उनमें अवशोषण की क्रिया सबसे ज्यादा पाई जाती है, और उसी के अंदर, उसी में अंदर पाई जाती है अक्षीर वाहिनी, लैक्टियल डक्ट कह सकते हैं आप, या नलिका कह सकते हैं। उनके माध्यम से जो भी खाना आया है उसको अवशोषित करेंगी, मतलब डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट होने के बाद अवशोषण फॉर्म में आ गया है और उसको अवशोषित करेंगी। माइक्रोविलाई जो होते हैं उनकी संख्या छोटी आंत में बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इससे क्या होता है कि थोड़ा अवशोषण की क्रिया भी उससे ज्यादा बढ़ेगी, और ये सभी क्रियाएं ज्यादा होंगी तभी तो पूरा अवशोषण प्रॉपरली हो पाएगा। बाकी का जो छोटी आंत है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी कार्य कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, जैसे पेप्सिन है तो वो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज है तो वो लिपिड का पाचन करेगा, और एमाइलेज है तो वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, माल्टेज है तो माल्टोज शर्करा होती है उसका डाइजेशन करता है, और लैक्टेज है तो वो लैक्टोज शर्करा जिसको कहा जाता है मिल्क शुगर, उसका पाचन करता है, सॉरी, उसको परिवर्तित करता है दूसरे फॉर्म में। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि जो स्टार्च है वो एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किस में परिवर्तित होता है, माल्टोज में, है ना। और जो लैक्टोज जो शुगर होती है, शर्करा होती है, दुग्ध शर्करा, वो लैक्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और लैक्टोज में परिवर्तित हो जाती है, और सुक्रोज जो होती है वो सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होती है। तो ये सभी फॉर्म हैं जिनको शरीर, आप देख रहे होंगे कि सभी के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण किया जा रहा है, और जिसे क्या करेगा, जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो अवशोषित करती हैं, और अवशोषण की क्रिया में लगभग 30 सेकंड लगते हैं, और कोई भी इतनी सारी सेल्स होती हैं वो 3 सेकंड में पाचन की क्रिया कर लेती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी इसमें काफी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको